आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतन कुमार भारती, एमए फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पेपर का सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन। कल हमने देखा था मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन। आज हम मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों में विभाजित कर दिया था। स्वाभाविक सी बात है, मुगल शासन जो है छोटा तो था नहीं, बहुत बड़ा था। तो अकबर ने अपनी प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको प्रांतों में विभाजित कर दिया था। 1580 की बात है। जो प्रांत था वो सूबा कहलाता था। पहले जो है 12 सूबे थे। पहले 12 सूबे थे जो उसके शासन काल के अंत में बढ़कर, मतलब अकबर के शासन काल के अंत में बढ़कर 15 हो गए। कौन कौन से? बरार, खानदेश और अहमदनगर के विजय के पश्चात इन तीनों को अपने साम्राज्य का सूबा बना लिया, मतलब प्रांत बना लिया। ठीक इसी समय जहांगीर के समय में सूबों की संख्या अकबर कालीन ही रही। मतलब सीधी सी बात है, जहांगीर के समय में सूबों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। अकबर के समय में जो सूबा संख्या था वही संख्या जहांगीर के समय भी बना रहा। जबकि शाहजहां के काल में सूबों की संख्या 15 से फिर 18 हो गई। स्वाभाविक सी बात है, 16, 17, 18 इसमें 3 प्रांत फिर जुड़ गए। और वह प्रांत कौन कौन से देखते हैं? कश्मीर, ठट्टा एवं ओडिशा को नवीन सूबा बनाने के पश्चात हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में इसकी संख्या बढ़कर 20 हो गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 12 सूबों का ही वर्णन किया है। प्रत्येक सूबों को कई सरकारों में विभाजित किया गया है। मैं यहाँ बगल में लिखा हुआ हूँ, सूबा, सरकार, परगना, महल और ग्राम। ये उसके विभाग सबसे ऊपर जो है सूबा है। फिर जो है सूबों को जो है सरकार में विभक्त किया गया है। सरकार को फिर जो है परगना में विभक्त किया गया है। परगना को फिर महल में विभक्त किया गया है। और अंत में सबसे छोटी इकाई आती है हमारी ग्राम। तो देखते हैं, सरकार को परगनों में विभाजित किया गया था और परगने को महल में, महल को गांव में। लेकिन यहाँ पर एक चकला नाम मिलता है। ये चकला है क्या चीज? ये नेट के पेपर में भी पूछा जा चुका है कि चकला क्या है। सिक्का है, प्रशासनिक व्यवस्था है, ऐसे कुछ ऑप्शन भी आए थे। तो ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था है। शाहजहां के शासनकाल में ये सामने आया और परगनों से मिलकर बनती थी। मतलब परगनों से मिलकर बनती थी, मिलकर ना। तो सीधी सी बात है, सरकार और परगनों के बीच में जो है एक प्रशासनिक इकाई आई। वो क्या था? चकला। प्रांतीय प्रशासन में मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखा जाता था। कौन कौन से? एक प्रशासनिक एकरूपता और दूसरा रोक और संतुलन। सीधी सी बात है, प्रशासन में किसी भी प्रकार का असमानता न हो, इसकी बात को भी ध्यान रखा जाता था। रोक और संतुलन, किसी भी प्रकार के आक्रमणकारी या उसकी व्यवस्था पर व्यवधान डाले, इन सभी चीजों का जो है संतुलन बना के चला करते थे। अब देखते हैं कि जो प्रांतीय प्रमुख होते थे उनके कार्य क्या क्या होते थे। यहाँ पर सूबे का गवर्नर सूबेदार कहलाता था। मतलब जो सूबा था उनका गवर्नर सूबेदार कहलाता था, जिसकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था। सामान्यतः इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता था, पर यह वंशानुगत नहीं था और स्थानांतरणीय था। मतलब वंशानुगत नहीं था, मतलब सूबेदार का पुत्र सूबेदार नहीं बन सकता था, ऐसा नहीं था। क्योंकि मुगल काल में योग्यता के आधार पर जो है शासक इनकी नियुक्ति करता था। और
इन सूबेदारों को एक जगह से दूसरे जगह तक जो है स्थानांतरण भी करते थे। इसका मुख्य दायित्व सूबे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था, लेकिन इसके अलावा सूबेदारों को जन कल्याण के कार्यों की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, जैसे सराय का मतलब जो है क्या कहना चाहिए, सराय, हाँ, प्रतीक्षालय, कुओं, जलाशय आदि निर्माण में भी इनको जो है कार्य सौंपा जाता था। सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते थे किनको, सूबेदारों को। 1586 में मुगल शासक अकबर ने सूबेदारों पर नियंत्रण करने के लिए एक नवीन पद स्थापित किया और उस पद का नाम था दीवान नामक एक नवीन पद का सृजन किया। मुगल साम्राज्य में सूबेदारों को किसी भी राज्य में संधि करने व सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। सीधी सी बात है, यहाँ पर सूबेदारों को किसी भी राज्य से संधि करने का अधिकार नहीं दिया था और न ही मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद मिलता है। गुजरात के सूबेदार नाजिम सूबा टोडरमल को राजपूत राज्यों से संधियां करने एवं उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार था। एकमात्र है। प्रांतीय दीवान की नियुक्ति बादशाह स्वयं करते थे, जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। वह सूबे में की गई राजस्व वसूली का निरीक्षण करता था और सूबे के अधिकारियों के वेतन का पूरा विवरण रखता था। कृषि कार्यों का बढ़ावा देना उसका मुख्य उत्तरदायित्व था। जरूरत पड़ने पर वह किसानों को तकावी अग्रिम ऋण, मतलब तकावी को क्या कहते हैं, अग्रिम ऋण देता था। उसके पास एक रोजनामचा होता था जिसमें राजस्व अधिकारियों एवं जमींदारों द्वारा राजकीय खजाने में जमा की गई रकम दर्ज की जाती थी। यहाँ पर तकावी ऋण दिया हुआ है। तकावी ऋण एक किसानों को दी जाने वाली ऋण है। ये जो है कब प्रारंभ हुआ और किसके समय में प्रारंभ हुआ, आप सभी इसका आंसर खोजेंगे और बताएंगे। दीवान सीधे बादशाह के प्रति उत्तरदायी होता था। मतलब जो है दीवान जो है और अन्य जो अधिकारी गण होते थे उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, ये सीधे बादशाह के प्रति उत्तरदायी होता था। इस प्रकार दीवान को सूबेदार से पृथक कर और वित्तीय अधिकार देकर मुगल बादशाह ने सूबेदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का सफल प्रयास किया। सीधी सी बात है, वित्तीय अधिकार को अलग कर दिया। बख्शी, अब यहाँ पर हम बख्शी देखते हैं। बख्शी प्रांतीय सेना की देखभाल की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। मतलब केंद्र में मीर बख्शी का जो दायित्व होता था वही दायित्व जो है प्रांत में बख्शी का हुआ करता था, जिसकी नियुक्ति बादशाह मीर बख्शी की अनुशंसा पर करते थे। मतलब बादशाह तो करते थे, लेकिन मीर बख्शी जिसकी अनुशंसा करते कि हाँ इसको बख्शी बनाना है या बनाना चाहिए, मतलब एक प्रकार का क्या कहें सिफारिश करता है, तो राजा या बादशाह जो है मीर बख्शी की अनुशंसा पर उसको प्रांत का बख्शी नियुक्त कर देता है। वह सूबे में मनसबदारों द्वारा रखे गए घोड़े और सैनिकों की जांच तथा निरीक्षण करता था। वह मनसबदारों और सैनिकों का वेतन पत्र जारी करता था। अक्सर उसका पद वाक्य निगार मतलब वाक्य नवीस के साथ मिला दिया जाता था। ये वाक्य नवीस है क्या चीज? वाक्य नवीस एक प्रकार का जो है समाचार लेखक होता था राज्य दरबार का। इस रूप में प्रांत की घटनाओं की सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसी की हो जाती थी। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को परगने एवं अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों की नियुक्ति करता था। अगला हमारा है प्रांतीय सद्र। प्रांतीय सद्र एवं प्रांतीय काजी का पद कभी कभी एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। देखते हैं अब अंदर क्या आता है इसमें। इसमें सद्र की दृष्टि से वह प्रजा की नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानून के पालन की व्यवस्था करता था और काजी की दृष्टि
से न्याय करता था। प्रांतीय सद्र को मीरे अदल भी कहा जाता था। साम्राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों में निर्देश भेजने के लिए राजकीय डाक सेवा स्थापित की गई थी। इसके लिए प्रत्येक मुख्यालय में दरोगा या डाक की नियुक्ति की गई थी। पत्रों को पहुंचाने के लिए मेवरा मतलब तेज गति का धावक और विशेष घुड़सवारों की व्यवस्था की गई थी। तीव्र संचार के लिए घोड़ों एवं नौकाओं का भी प्रयोग किया जाता था। बादशाह तक सीधी सूचना पहुंचाने के लिए प्रांतीय स्तर पर वाक्यनवीस एवं वाक्य निगारों की नियुक्ति की जाती थी। इसके लिए बादशाह तक गुप्त सूचना पहुंचाने के लिए सवाने निगार की भी नियुक्ति की गई। इन गुप्तचरों के कई दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं, जो इस काल के इतिहास के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय प्रशासन देखते हैं। मुगल काल में केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की तरह स्थानीय प्रशासन का भी विकास किया गया। सूबों को सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार स्तर पर फौजदार और अमलगुजार दो प्रमुख अधिकारी होते थे। ध्यान रखेंगे, सरकार स्तर पर दो प्रमुख अधिकारी फौजदार और अमलगुजार। फौजदार सरकार का प्रमुख कार्यकारी प्रधान होता था और उसका मुख्य कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना होता था। विद्रोही गतिविधियों पर भी कड़ी नजर बनाए रखना था। उसने अपने क्षेत्र में आने जाने वाले व्यापारियों को सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ती थी। फौजदारों को कालांतर में न्यायिक अधिकार भी दिया गया, मतलब बाद में जो है उनको फौजदारों को क्या दिया गया, न्यायिक अधिकार भी दे दिया जाने लगा। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अधिकांश फौजदारों का पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। अमलगुजार या आमिर सर्वप्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। उसका मुख्य कार्य अपने मातहत पदाधिकारियों के माध्यम से राजस्व वसूली का निर्णय और निरीक्षण करना था। सभी प्रकार के लेखे की देखरेख भी उसके द्वारा की जाती थी। वह प्रतिदिन की वसूली और व्यय मतलब खर्चा का ब्यौरा प्रांतीय दीवान को भेजता था। सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई परगना थी। परगना का कार्यकारी अधिकारी कौन होता था, सिक्कदार होता था। परगना का कौन होता था, कार्यकारी अधिकारी सिक्कदार होता था। और राजस्व वसूली में आमिल भी सहायता करता था। परगना स्तर पर आमिल राजस्व की देखरेख करता था। अपने क्षेत्र से संबंधित भूमि का लेखा जोखा कानूनगो अपने पास रखता था। वह परगना में होने वाली विभिन्न फसलों का भी लेखा जोखा करता था। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी और इस प्रशासनिक इकाई के प्रमुख हुआ करते थे, जिनके नाम है खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। पटवारी ग्राम स्तर से प्राप्त राजस्व का लेखा जोखा रखता था। यह प्राय चौधरी को प्रशासन में सहायता करते थे। इसी प्रकार से नगर, किला, बंदरगाह प्रशासन भी होता था। नगरों, किलों एवं बंदरगाहों की देखभाल करने के लिए मुगल शासन काल में अलग से प्रशासनिक व्यवस्था या नगरीय केंद्रों के लिए बादशाह जो है कोतवाल की नियुक्ति करता था, जिसका मुख्य काम नगरों में रहने वाले लोगों की जान एवं माल की रक्षा करना होता था। वह नगर में आने जाने वालों का ब्यौरा भी रखता था। वह व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा प्रयुक्त माप और तौल के निरीक्षक के रूप में भी कार्य करता था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मुगलों के पास बड़ी संख्या में किले थे, जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। प्रत्येक किला अपने आप में एक छोटा शहर होता था। किले का प्रधान किलेदार कहलाता था, जो सामान्यतः बड़े ओहदे वाले मनसबदारों को दिया जाता था। कभी कभी किलेदारों को उस क्षेत्र के फौजदारों की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। मुगल शासक बंदरगाहों के आर्थिक महत्व को देखते हुए उसके लिए अलग अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। बंदरगाह के गवर्नर को मुसद्दी कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सीधे बादशाह द्वारा होती थी। कभी कभी इस पद की नीलामी भी होती थी। वह व्यापारियों से वसूल करता था और सीमा शुल्क कार्यालय की देखभाल करता था।
वह बंदरगाह के टकसाल की भी निरीक्षण करता था। शाह बंदर उसका मातहत था, जो मुख्य रूप से सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख करता था। इस तरह से हमारा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन पूरा हुआ। और अगर आगे हमारा टॉपिक रहेगा मनसब एवं जागीर। मैं इससे पहले इन सारी चीजों का मनसब और जागीर का पीडीएफ भेज दिया था। मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था का भी पीडीएफ भेज दिया था। शायद आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इसका उत्तर आप जो है कुछ क्वेश्चन बनता है। जिस तरह से मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का मैं क्वेश्चन बनाकर दिया था, उसी तरह से आप भी इनमें छोटे छोटे प्रश्नों का स्वयं बनाएं और उनका उत्तर बनाकर मुझे भेजें व्हाट्सएप से ही। धन्यवाद।